बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी अपडेट है। एनएसए अजीत डोभाल रूस दौरे पर जाने वाले हैं। मोदी एनएसए अजीत डोभाल को रूस भेज रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह अहम जानकारी है। रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर के बात करेंगे अजीत डोभाल, ये भी खबर है। पीएम मोदी की हाल ही में पुतिन से बात हुई थी। पीएम मोदी ने कहा था एनएसए को रूस भेजेंगे। तो रूस यूक्रेन जंग रुकवाएगा भारत, क्योंकि इस वक्त भारत से पूरी दुनिया को उम्मीद है। यूक्रेन युद्ध में शांति को लेकर पूरी दुनिया की नजर अब भारत पर है। पीएम मोदी की शांति की पहल अब अगले दौर पर पहुंच गई है। पुतिन से हरी झंडी मिलने के बाद अजीत डोभाल अब रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर अजीत डोभाल पुतिन से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। कुछ दिन पहले पीएम मोदी पुतिन से बात कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा था एनएसए अजीत डोभाल को रूस भेजेंगे। पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यह अहम बयान दिया गया था। भारत, चीन और ब्राजील ही मध्यस्थता करेंगे। आमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। आमोद, क्या जानकारी? अजीत डोभाल का जो दौरा है अब कितना अहम माना जाए संघर्ष को लेकर? देखिए करुणा, बहुत ही अहम ये दौरा होगा और बहुत अहम पड़ाव भी होगा इस पूरे घटनाक्रम को। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रधानमंत्री का जो कल एक ये घोषणा उन्होंने किया कि अजीत डोभाल को भेज रहे हैं रसिया और वहां रूस जाकर वो मध्यस्थता के लिए, बातचीत के लिए तैयारी करेंगे और आगे की पहल शुरुआत हो रही है। तो एक तरह से ये ब्रेक थ्रू है यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर। और इससे पहले जब 27 अगस्त को प्रधानमंत्री और पुतिन के बीच बातचीत हुई थी, राष्ट्रपति पुतिन से उनकी जब बातचीत हुई थी, तब उसमें इस बात का जिक्र भी हुआ था कि मैं अजीत डोभाल को आपके यहाँ भेजूंगा और इस काम के लिए करेंगे। और उसी बात को पूरा करने के लिए अब अजीत डोभाल जा रहे हैं रूस और जाकर वहां पर इस बातचीत की शुरुआत करेंगे। जिस तरह से इससे पहले रसिया के प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि भारत, चीन और ब्राजील इसमें भूमिका निभा सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कहीं न कहीं अब बात आगे एडवांस हो रहा है और जल्द इसमें पहल करने के बाद। बिल्कुल आमोद, यानी कि उम्मीद अब काफी ज्यादा बढ़ गई है पूरी दुनिया की, क्योंकि पहले मुलाकात रूस के राष्ट्रपति और इसके बाद जेलेंस्की से प्रधानमंत्री मोदी की हुई। बातचीत पर जोर दिया गया और अब अजीत डोभाल जा रहे रूस के दौरे पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रूस यूक्रेन जंग पर एक और बड़ी खबर है। पुतिन के बाद इटली की पीएम ने भारत पर भरोसा जताया है। भारत रुकवा सकता है रूस यूक्रेन जंग। मेलोनी ने कहा रूस यूक्रेन जंग का मुद्दा भारत ही सुलझा सकता है। पुतिन ने भी कहा था भारत संघर्ष रुकवा सकता है। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब रुख करते हैं बांग्लादेश की खबर का। भारत से बात करना चाहता है बांग्लादेश। पीएम मोदी के साथ बैठक के लिए बांग्लादेश का अनुरोध। यूएनजीए में पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं यूनुस। भारत सरकार ने अभी नहीं दिया है इस पर कोई भी जवाब। तो देखिए, पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं यूनुस। सितंबर के आखिरी में न्यूयॉर्क में यूएनजीए की बैठक होगी। यूएनजीए में पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं यूनुस। मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी से बात करने की भी पहल की है। यूनुस ने पीएम मोदी के साथ औपचारिक बैठक के लिए अनुरोध किया है। यूनुस ने कहा है कि सार्क देशों के संगठन को मजबूत करने के लिए भारत से बात जरूरी है। यूएन में पीएम मोदी से मिलने की कोशिश करूंगा, वो ये भी कहते हैं। बांग्लादेश में रोहिंग्या घुसपैठ पर पीएम मोदी से मदद मांगने की बात भी कही गई है। और हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी खबर पर उनसे हम बातचीत करते हैं। मनीष, मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से पहल कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए, उससे यह समझ में आता है कि भारत कूटनीतिक तौर पर पूरी दुनिया में बहुत मजबूत देश के तौर पर उभरा है। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से ये जो बातचीत की पहल है, उससे क्या आकलन किया जाए? देखिए, वैसे तो परंपरा रही है कि बांग्लादेश के शासनाध्यक्ष हमेशा भारत पहले आते हैं और भारत में आकर वो यहाँ पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस सत्ता संभालने के बाद से अब तक लगभग 1 महीना होने वाला है, लेकिन उन्होंने अब तक किसी भी देश की यात्रा नहीं की है और भारत को पहले देश के तौर पर उन्होंने अभी तक चुना भी नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की होगी कि न्यूयॉर्क में ही प्रधानमंत्री मोदी से मिल लेते हैं और इससे उनका ये भी हो जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री से पहली बार मुलाकात हुई और फिर हो सकता है कि जहां वो जाना चाहते होंगे वहां पर वो चले जाएं।
वहीं दूसरी तरफ देखिए भारत और बांग्लादेश के आज के जो हालात हैं, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच में पहले बातचीत हुई थी, लेकिन अभी भी जब प्रधानमंत्री मोदी के कहने के बाद भी अल्पसंख्यकों पर हिंसा लगातार जारी है, वैसी स्थिति में बांग्लादेश सरकार भारत के सामने तमाम बातों को रखना चाहती है, लेकिन अभी भारत उनकी उन दलीलों से सहमत नहीं है जिसमें बांग्लादेश की सरकार ये जताने की कोशिश कर रही है कि ये धार्मिक हिंसा नहीं है बल्कि राजनीतिक हिंसा है। तो इस तरह के तमाम डायनामिक्स को देखते हुए, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो अमेरिका का शेड्यूल है वो भी देखना होगा कि क्या वो मेल खाता है तो उसमें और मोहम्मद यूनुस के मौजूदगी में तालमेल बनता है या नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं जिसके आधार पर देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस की अमेरिका में न्यूयॉर्क में मुलाकात हो पाती है या नहीं। बिल्कुल मनीष, तो ये बातचीत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए बांग्लादेश में अब लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की पहल की आवाज सुनाई दे रही है और खुद मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं। और बुलेटिन में अब रुख करते हैं हरियाणा की खबर का। अहम खबर क्या है? कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर जल्द फैसला संभव है, ये सोर्सेज से जानकारी मिल रही है। 1-2 दिन में गठबंधन पर फैसला आने की उम्मीद है। दोनों दलों के बीच बातचीत जारी है। राघव चड्ढा से ये 2 दिन में मेरी ये दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। वी आर एक्सचेंजिंग द लोकेशंस, नंबर्स एटसेट्रा, बात करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है 1-2 दिन में कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा। उम्मीद है कि फाइनलाइज होगा। उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। कितनी सीटों पर फाइनल? उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच क्या जल्द गठबंधन होने वाला है? सोर्सेस से इनसाइड स्टोरी क्या निकलकर सामने आ रही है? हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन को लेकर बातचीत लगातार जारी है। इसके अलावा खबर ये, कांग्रेस से आपने 10 सीटों की मांग रख दी है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए, आपने सभी सीटों के नाम कांग्रेस को दिए हैं। यह अभी तक बातचीत का जो दौर है वो चल रहा है। 10 सीटों की डिमांड्स रखी गई हरियाणा में। 2 दिन के अंदर गठबंधन पर फैसला संभव है। 71 सीटों पर कांग्रेस ने नाम अभी तक फाइनल कर दिए हैं। इनमें से 4 सीटें ऐसी हैं जिस पर आप भी लड़ना चाहती, यानी पेच भी फंसा हुआ है। पेच फंसने के बाद कांग्रेस ने 32 सीटों की लिस्ट को जारी किया। कांग्रेस कुछ सीट इंडिया अलायंस के दूसरे दलों को भी देना चाहती है। तो ये जो खबर है वो अंदर खाने निकलकर सामने आ रही है। और हरियाणा में कांग्रेस आप गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है। कांग्रेस से आपने 10 सीटों की मांग की है। आपने सभी सीटों के बारे में मंथन करने की बात कही है। आप कांग्रेस गठबंधन पर सोमनाथ भारती ने भी सवाल उठा दिए हैं। हरियाणा में गठबंधन से पहले दिल्ली के हाल देखें। सोमनाथ भारती ने कहा है, कांग्रेस ने 2024 चुनाव में हमारे लिए प्रचार नहीं किया। हरियाणा में आपको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। और देखिए जितेंद्र भाटे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। जितेंद्र, एक तरफ राघव चड्ढा और दीपक बाबरिया की बातचीत हुई है, हमने वो तस्वीरें देखी, और दूसरी तरफ सोमनाथ भारती बोल रहे हैं कि दिल्ली में हमारी कोई मदद नहीं की कांग्रेस ने। क्या होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए एक तरफ जो है कांग्रेस की तरफ से दीपक बावरिया और के.सी. वेणुगोपाल, और इधर से अगर बात करें आम आदमी पार्टी से तो राघव चड्ढा, 5 से 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक परिणाम जो है वो शिफर है। शनिवार को भी बैठक हुई, लेकिन उसमें भी कोई जो है उसका निर्णय नहीं निकला, बेनतीजा बैठक रही। क्योंकि यहाँ पर देखिए कांग्रेस चाहती है कि जिसको भी उसे सीट देनी है 10 के अंदर दे दे, लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ चाहती है कि मिनिमम 10 तो उसको मिले ही मिले, और कौन सी सीटें हैं उसकी सूची भी कांग्रेस को दे दी गई है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई ऐसी डील नहीं मिली है जिससे आम आदमी पार्टी हाँ करे। तो अब बहुत ज़्यादा वेट एंड वॉच की स्थिति में आम आदमी पार्टी भी नहीं है। प्लान भी रेडी है कि अगर सोमवार तक ये गठबंधन किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता है तो तकरीबन 50 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। और देखिए बड़ी बात यह है, रोचक ये है कि जैसे ही बीजेपी की जो है उम्मीदवारों की लिस्ट आई, बागी नेता सामने आए, कांग्रेस की लिस्ट आई, बागी नेता सामने आए, तो आम आदमी पार्टी उन पर भी नजर गड़ाए है कि अगर कोई ऐसा विनिंग कैंडिडेट उनको दिखता है जो कि दोनों ही पार्टियों में बागी है तो उसको भी वो मौका दे सकते हैं। और देखिए उस तरह बातचीत चल रही है, कोई निर्णय निकला। अब इस पर खुला जो है स्वर भी विरोध के उठने लगे हैं। सोमनाथ भारती जो कि नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी, यानी जितेंद्र ये आप जो बोल रहे हैं, सोमनाथ भारती के विरोध में जो सुर है वो भी उठ रहे हैं। सोमवार मंगलवार तक कुछ फैसला हो सकता है। क्या गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा या फिर अकेले लड़ेंगे चुनाव? बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब खबर भेड़ियों के आतंक से जुड़ी हुई है। बहराइच में भेड़ियों के हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। भेड़ियों के शिकार बने लोगों के शरीर पर अलग अलग चोट के निशान मिले हैं। किसी पर 8 तो किसी पर 22 दांत के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। अलग अलग स्थानों पे अटैक किया है भेड़िए ने, और ये जो कंट्रोवर्सी थोड़ी सी हो रही है 4 दांत 8 दांत या नंबर ऑफ इंजरीज के बारे में, वो अलग अलग समय पे किए गए प्रहारों से है। कभी एक बार में वो गला दबा देता है, कभी उसको कई बार पकड़ना पड़ता है। पंजों के निशान भी आते हैं, दांतों के निशान भी आते हैं, तो अलग अलग समय पे अलग अलग निशान आ सकते हैं। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा डिटेल्स हमें देंगे हमारे सहयोगी पुनीत। उनसे हम बात करते हैं। पुनीत, सबसे पहले तो बहराइच से खबर सामने आई थी कि यहाँ भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है, लेकिन अब तो चिंता और बढ़ गई है क्योंकि आसपास के गांव में भी कहीं भेड़िया देखने को मिल रहा है, कहीं बाघ देखने को मिल रहा है, कहीं तेंदुआ भी देखने को मिल रहा है। वन विभाग का क्या कहना है, कब तक भेड़ियों का आतंक खत्म करने में कामयाब हो पाएंगे वो? देखिए, कल भी हमारी मुख्य वन संरक्षिका से बातचीत हुई थी। उनका कहना था कि 16 से ज्यादा टीमें लगी हुई हैं, 200 से ज्यादा लोग लगे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात थर्मल ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। कल हम लोग वन विभाग के ऑपरेशन में शामिल हुए थे। उनकी गाड़ी से हम लोग जंगल के अंदर गए थे जहां पर भेड़िया देखे जाने की बात जो ग्रामीण लोग थे उन्होंने कही थी, लेकिन भेड़िया स्पॉट नहीं हुआ। आज सुबह भी 4 बजे एक और नया ऑपरेशन उसी महसी इलाके में चलाया गया जहां से चौथा भेड़िया पकड़ा गया था, जहां पर उनको अधिकतर सबसे ज्यादा स्पॉट किया जा रहा है, लेकिन अभी भी वो भेड़िया नजर नहीं आया। हालांकि 2 दिन पहले एक शख्स पर हमले की बात थी, कुछ लोग कुत्ता भी कह रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि अफवाह से बचना है। फिलहाल ये 2 भेड़िया लगातार वन विभाग के पकड़ से बाहर हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि गांव के इलाके से ये लोग कुछ अलग आ सकते हैं, तो इसलिए उनको रोकने के लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। धमाकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 9 शिकारी जो बुलाए गए हैं वो लगातार जंगल के अंदर कैंपिंग किए हुए हैं, चाहे वो घाघरा का घाट हो या फिर महसी का इलाका, लेकिन अभी तक पिछले 3 दिनों से भेड़िया की कोई लोकेशन वन विभाग को नहीं मिली। हालांकि TV9 भारतवर्ष के पास एक वीडियो जरूर हाथ लगा था शुक्रवार का, लेकिन शुक्रवार के बाद से अभी तक जो भेड़िए हैं उनकी कोई भी लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाई है। लेकिन लगातार वन विभाग का हर गांव में लगभग 35 गांव में ऑपरेशन इस वक्त लगातार जारी है। बिल्कुल पुनीत, आप नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया हमें पूरी डिटेल्स देने के लिए। तो वन विभाग दिन रात काम जरूर कर रहा है, लेकिन अभी तक भेड़ियों का आतंक कम नहीं हो पाया है क्योंकि लगातार खबरें सामने आ रही हैं। और उस बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर एक 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। लखनऊ में करीब 24 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। इमारत हादसे में अभी तक 8 लोगों की मौत हो गई है। इस बिल्डिंग गिरने से अभी तक 30 लोग घायल हुए हैं। कल शाम आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट नगर में यह बड़ा हादसा हो गया। 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई और अभी तक 8 लोगों की मौत, 30 लोग घायल। अभी भी अंदर जो फंसे हैं उनको लेकर एसडीआरएफ एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और लखनऊ में भरभरा कर गिरी इमारत। ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ। इमारत गिरने से मलबे में दबकर 8 लोगों की मौत हो गई। बिल्डिंग गिरने से करीब 30 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब रुख करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की खबर का। बड़ी खबर क्या है? करगिल युद्ध को लेकर पाकिस्तानी सेना का बहुत बड़ा कबूलनामा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर का बयान आ गया है। करगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना शामिल थी, ये जनरल मुनीर की तरफ से कहा गया। करगिल जंग में हमारे सैनिक मारे गए। तो बीते 25 सालों से जिस सच को छुपा रहा था, जो झूठ बोल रहा था पाकिस्तान की, वो अब आखिरकार कबूल कर लिया गया है पाकिस्तान की आर्मी चीफ की तरफ से। पाकिस्तानी आर्मी ने पहली बार करगिल जंग में अपनी भूमिका की बात स्वीकार की। सीधा बिग वॉल का रुख करते हैं, क्या कहा गया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की तरफ से। यह आपको बता दें, पाकिस्तान ने 25 साल के बाद माना है कि करगिल में साजिश रची गई थी। और कौन शामिल था इसमें? सेना वहां की शामिल थी। पाक सेना के करगिल जंग में अपनी भूमिका स्वीकार करने की बात सामने आई है। पाकिस्तान का अभी तक का दावा है करगिल जंग कश्मीर के
मुजाहिदों ने छेड़ी थी और इसमें पाकिस्तान की सेना नहीं थी। कारगिल जंग में पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं थी। अभी तक ये पाकिस्तान की तरफ से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी। कारगिल युद्ध 3 मई से लेकर 26 जुलाई 1999 तक चला था, लेकिन अब आसिम मुनीर बोल रहे हैं कि हां, पाकिस्तान की सेना शामिल थी उसमें। पहली बार पाकिस्तानी सैनिकों को एक भारतीय चरवाहे ने देखा था। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल की आखिरी चोटी पर फतह हासिल की थी, कब्जा किया था। सेना ने पाकिस्तानी जवानों की बॉडी को सम्मान के साथ वापस किया था। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब खबर है मणिपुर में भड़की हिंसा से जुड़ी हुई। बताया जा रहा है कि मणिपुर में फिर से हिंसा भड़की है। 5 दिनों में 7 लोगों की मौत की खबर है। सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात की है। तो मणिपुर में हिंसा की ताजा घटनाओं के बाद सीएम एन बीरेन सिंह ने कल शाम राज्यपाल एल आचार्य से मुलाकात की है। राज्य में पिछले 5 दिनों से हुई हिंसक घटनाओं में 7 लोग मारे जा चुके हैं और 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो मणिपुर में हिंसा का नया चैप्टर मैतेई कुकी में अभी आमने सामने की जंग हुई है। चुराचांदपुर, जिरीबाम, बिष्णुपुर में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। उग्रवादियों ने ड्रोन के बाद रॉकेट से भी हमला किया है। जो खबर है, शांति वार्ता के बीच हिंसा फैला रहे उग्रवादी। हिंसाग्रस्त इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात कर दिया गया है। हिंसा वाले इलाके में अतिरिक्त फोर्स भी डिप्लॉय की गई है।